Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए जो एफएनओ इनकम है इसको ना आईटी डिपार्टमेंट कैसे ट्रीट करता है, बिजनेस इनकम मान लेता है। अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो जो इनकम हुई वो खर्चों से कम थी, यानी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो लॉसेस ही है। ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई आप बिजनेस इनकम को अगर मानते हो तो इसको जो ट्रीट करोगे वो बिजनेस इनकम की तरह करोगे, तो टैक्सेस भी बिजनेस के हिसाब से ही दोगे। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, बिजनेस में हम अपने सारे खर्चे क्लेम कर लेते हैं। तो बिजनेस में हम अपने सैलरी भी क्लेम करते हैं, हम अपने अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट है, अपने जो बिजली के बिल हैं, मोबाइल का बिल है, इंटरनेट का बिल है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्लेम करते हैं। तो ये सब चीजें हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो हमने ब्रोकरेज और टैक्सेस दिए हैं, अब टैक्सेस में सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हम क्लेम नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सारे के सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपकी ये हुई नेट इनकम, मान लेते हैं ये प्रॉफिट है आपका, अभी इनकम नहीं की बात कर रहे हैं, ये 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। अब 10 लाख का ये प्रॉफिट है तो आप इसमें सबसे पहले कैसे देखेंगे कि क्या मुझे सच में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, या फिर इसमें आप अपने खर्चे क्लेम करेंगे और फिर देखेंगे कि मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। अब ये आपके ऊपर है, आप डिपार्टमेंट को बताइए जी मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, पर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये 10 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि अभी तो ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अब अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप यहां पर टैक्स दे दोगे सरकार को 10 लाख के प्रॉफिट पर अगर आपको जानकारी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी ब्रोकरेज है, आपके जो टैक्सेस हैं, आपकी जो इसमें मान लीजिए किसी को आपने अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया हुआ है तो वो आपसे सैलरी लेता है, फिर आपके जो मोबाइल के इंटरनेट के बिल हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो बिल हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे ना आपके खर्चे हो गए। अब क्योंकि ये सारे के सारे खर्चे हो गए और ये मान लेते हैं हम कि आपके ये सारे के सारे खर्चे हैं 10 लाख तक, तो 10 लाख का आपका भी प्रॉफिट हुआ और 10 लाख में आपने ये सेट ऑफ कर दिया अपने जो लॉसेस खर्चे थे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, तो अब तो सरकार को आपने टैक्स नहीं देना। पर अगर मान लेते हैं ये 20 लाख होता और खर्चे आपके 10 लाख होते तो आप टैक्स कितने पर देते, 10 लाख पर। ठीक है, अब और थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे सैलरी को इंक्रीज कर दीजिए, अब 1 लाख तक दे सकते हैं, क्योंकि 1 लाख तक तो वैसे ही टैक्स फ्री है अगर आप देते हैं तो। ठीक है, मतलब आप 30-40 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं, उससे ज्यादा पे नहीं बचता। इनफैक्ट 30-40 भी नहीं, 25 लाख तक पे बचा सकते हैं। ना ये तो ईयर एंडिंग, आज ईयर एंड हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर का, तो आज के बाद जब भी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि मई जून में आप टैक्स भर सकते हैं, फिर भरना होता है। पर देखो जो टैक्स होता है ना सरकार आपसे पहले काट लेती है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, जैसे जितने भी ट्रेडिंग में टैक्सेस होते हैं या ब्रोकरेज होती हैं वो तो आपके ट्रेड के साथ ही काट ली जाती हैं, पर जो आपको टैक्स भरना है इनकम पे वो आप फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद भरते हैं। नहीं, रिटर्न तो तब होगा ना जब आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा, नहीं तो वो रिकवर नहीं होगा, वो तो सरकार के पास ही रहेगा। पर जो आप प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट बनाएंगे उस पर जो टैक्स देना है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ये खर्चे दिखा के। ये वापसी नहीं होता, इस भूल में मत रहिएगा कि सरकार आपको एसटीटी जीएसटी वापस करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अब यहां तक बताओ सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। ये इक्विटी पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, तो अब एक नया चैप्टर यानी कि एक नया मॉड्यूल, एक नया सेगमेंट, और इसका नाम है डेरिवेटिव। देखो इक्विटी मार्केट में हम कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये समझो। इक्विटी और डेरिवेटिव में मैं अंतर बताता हूं आपको। तो इक्विटी में क्या होता है ना, हम एक शेयर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, हम एक शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, पर डेरिवेटिव में एक शेयर को हम बाय और सेल नहीं कर सकते। सबसे पहला अंतर डेरिवेटिव में, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। ठीक है, यहां पर भी मार्जिन यूज होता है, पर वो मार्जिन स्मॉल और बिग दोनों हो सकता है। ठीक है, स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। अगर बड़ी पोजीशन बनाई तो बड़ा पैसा देना पड़ेगा, छोटी पोजीशन बनाई छोटा पैसा देना पड़ेगा। ये जो मार्जिन है ये स्मॉल और बिग दोनों हो सकता है, और यहाँ पर जो मार्जिन है केवल ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कि इक्विटी की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। इक्विटी की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, पर यहां पर एक्सपायरी होती है, ठीक है। यहां पे आपका लॉस लिमिटेड होता है और यहां पे आपका लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ये अंतर है। अभी मैं आपको कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, लॉस लिमिटेड है। मान लो आपने 1000 रुपए का कोई शेयर खरीदा तो वो जीरो ही तो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो लिमिटेड हो गया। पर यहां आपने क्योंकि मार्जिन दिया है और वो मार्जिन अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको टॉपअप करना पड़ेगा और मार्जिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो अगर कोई शेयर में आप ट्रैप हो गए तो उसमें तो मार्जिन आप इन्फ्यूज करते चले जाओगे तो आपका लॉस तो अनलिमिटेड हो जाएगा। इस करके यहां पर अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो देखो, डेरिवेटिव ना एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स तय करते हैं। अभी अंडरलाइंग एक टिपिकल एक टर्म है, इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। तो ऐसा समझिए कि आपने कभी चलिए, अभी आप सब तो बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे बताइए बाहर बारिश होने वाली है क्या? नहीं। तो क्यों बारिश नहीं होगी? ऐसा क्या रीजन है आप लोगों के पास जिससे आप कह रहे हैं बारिश नहीं होगी? बताइए। क्योंकि बादल नहीं है, और दूसरा धूप है, और तीसरा बारिश का मौसम नहीं है, और तीसरा चौथा भी कुछ हो सकता है, सीजन नहीं है। वो 3 रीजन हो गए, है ना। मौसम होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि बारिश नहीं होगी। तो बारिश किन फैक्टर्स पर रिलाय कर रही है? यहां पर इन फैक्टर्स पे। तो इन्हीं फैक्टर्स को बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। यानी फैक्टर्स को बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट्स। तो फैक्टर में होने वाला चेंज किसकी वैल्यू को चेंज कर देगा? बारिश की। तो बारिश हमारे एग्जांपल में क्या हो गया? डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू कौन तय कर रहा है, यानी होगी या नहीं होगी? अंडरलाइंग एसेट्स। यानी अब इसे दूध के साथ समझते हैं। मिल्क होता है, मिल्क की कोई भी फॉर्म चेंज होती है तो वहां से आपको चीज मिलता है, कर्ड मिलता है, बटर मिल्क मिलता है। तो ठीक है, यह हेल्थ के ऊपर समझ लेते हैं। मान लेते हैं आज जितने आप फिट हैं, आज से 40 साल बाद भी उतने फिट होंगे या नहीं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आप कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, आप टेंशन कितनी लेते हैं, आप वाटर इनटेक कैसा करते हैं, फूड इनटेक कैसा करते हैं, एक्सरसाइज कैसी करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हो गए जो तय करेंगे कि 40 साल बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? अंडरलाइंग एसेट्स कहेंगे। और जो हमारी हेल्थ है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट, यानी हमारी हेल्थ में चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ये जो फैक्टर्स हैं चेंज होंगे। एम आई राइट? सबको समझ में आ रहा है? परफेक्ट। अब जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, यानी कि ये सब फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। अभी मैंने 2 सवाल आपसे पूछे थे जहां पे मैंने बोला था कि बारिश होगी या नहीं, तो ये भी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट हुआ। एंड मैंने आपको बोला था कि आप इतने फिट रहेंगे या नहीं 40 साल बाद भी, तो भी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट ही था। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट फ्यूचर में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका यूज क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव का यूज क्या है? तो सबसे पहले ना हम समझते हैं कि डेरिवेटिव का यूज क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव मार्केट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 2001 और 2 में हुई थी, और इसको ना हेजिंग टूल के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? हेजिंग टूल के लिए, यानी हेजिंग करने के लिए बनाया गया था इसको। तो सबसे पहले ना इसका यूज है प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होती है वो समझो। मान लेते हैं आपके पास XYZ शेयर है,
और आपने ये रियलाइज किया कि अभी इसकी वैल्यू 100 रुपीज है, पर आपने ना रियलाइज किया बेस्ड ऑन योर रिसर्च कि इसकी वैल्यू 80 रुपीज आने वाली है, नीचे जाने वाला है, तो आपने क्या कर लिया, प्राइस डिस्कवर कर दिया ना आपने। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी के लिए आप इसका यूज करते हैं। दूसरा, हेजिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हेजिंग के लिए कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये सेल साइड पे होल्ड किए जा सकते हैं 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक या उसके बाद भी। तो अब मान लेते हैं कि ये जो 100 रुपए से 80 रुपए का प्राइस है ये एक दिन में तो जाएगा नहीं, तो आप इक्विटी से तो इसको हेज कर नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी में तो इंट्राडे की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको वो कवर करना पड़ेगा अपना ट्रेड, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको होल्ड करेंगे, यानी सेल साइड की पोजीशन आप होल्ड करेंगे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितना भी आप चाहें, जब तक आपका टारगेट नहीं आ जाता। तो हम क्या करते हैं, इसे हेजिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये XYZ शेयर जो है ना वो NSE पर है, करेक्ट। NSE पर प्राइस क्या है, 100 रुपीज। अब ये जो 100 रुपीज का प्राइस है ये कितना जाने वाला है आज नीचे, 80 रुपीज। क्या ये आज ही जाएगा, नहीं, हो सकता 10 दिन बाद जाए। पर अगर मैं इसे BSE के साथ हेज करता हूं तो मुझे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि BSE वाला ट्रेड आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आज ये नीचे नहीं गया तो मेरी हेजिंग तो होगी नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेड तो बाय डिफॉल्ट जो है कैरी हो जाएगा, और ये अगले दिन अगर गैप डाउन नीचे खुल गया तो मेरे को कोई फायदा होगा और हेजिंग भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मेरी सेल साइड की पोजीशन होल्ड पे जाए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मान लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसको मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन तो आप होल्ड कर सकते हो सेल साइड वाली भी। तो आपने होल्ड कर ली ये वाली पोजीशन, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली, एंड अगले दिन गैप डाउन खुला या 10 दिन बाद ये मेरा टारगेट आ गया, मान लेते हैं 80 रुपीज का, 100 रुपीज। हेजिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये डिलीवरी में पोजीशन है, और ये भी आपका एक तरह से डिलीवरी में ही है, पर इसकी एक्सपायरी होगी, उसकी एक्सपायरी नहीं होगी इक्विटी की। तो अब यहां पर मान लेते हैं 10 दिन बाद ये प्राइस आया, तो ये जो आपका लॉस हुआ ना 20 रुपीज का, ये सेट ऑफ हो जाएगा ना यहां से। तो टेक्निकली तो आपने हेजिंग कर दी ना, परफेक्ट हेजिंग हो गई आपकी। आई मेरी बात समझ में। मान लेते हैं मुंबई इंडियन का मैच है आज मुंबई इंडियन पे आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, ठीक है। ये है वो बात जिसमें आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाए मुंबई इंडियन या हार भी जाए, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गलत हो सकता है ना। अब आपको मैंने आके बताया कि ये तो गलत चीज है, आप हार सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने ये 10,000 रुपए नहीं लगाए उस पर। तो टेक्निकली तो आपने ये सोचा कि मेरा इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा 10,000 रुपए लॉस करने से बच गए आप, नहीं तो क्या होता, पैसे लगाते और हार जाते। अब सोचो वही काम तो यहां पे कर रहे हो आप, कि जो आपका 20 रुपए का नुकसान हो सकता था वो नहीं होगा, तो लॉस बचाना भी तो प्रॉफिट करना ही होता है, इसलिए हेजिंग की जाती है। दूसरी चीज, अब मान लेते हैं मैंने हेजिंग की 100 रुपए के प्राइस से, ठीक है, मैंने 100 रुपए पर जाकर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन को सेल कर दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये जैसे ही 80 रुपीज आया, मुझे यहाँ पे 20 रुपीज मिल गए, तो यहाँ पे मेरा लॉस तो नील हो गया ना, पर एक और फायदा हो गया कि अब मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। अब अगर ये 80 रुपीज से 81 भी रुपीज चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो दो फायदे हुए, पहला आपका नुकसान बच गया, दूसरा आपकी कॉस्ट कम हो गई। ये दो फायदे होते हैं हेजिंग से। आ रही मेरी बात समझ में? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। देखो अभी ना आपको हाइपोथेटिकली सिर्फ समझना है, कंसेप्ट समझना है, करना कैसे वो तो बात की बात है, समझोगे तब तो करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हैवी ड्राइवर हो, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो। भाई गाड़ी तो तब चलाओगे जब सीखोगे गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना थोड़ी ना 200 की स्पीड में सीखा जाता है, सीखा तो पहले गियर में ही जाता है। तो ये सिर्फ सीखने के लिए कंसेप्ट है, करना नहीं होता। ये आ रही मेरी बात समझ में? दोबारा समझो नहीं समझ में आया तो। देखो हेजिंग का पर्पस क्या होता है? हेजिंग का पर्पस होता है कि आपका लॉस ना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो। ये बिल्कुल इसका क्या है? मकसद नहीं है। आपका लॉस ना हो ये मकसद है। तो आप हेजिंग से क्या कर रहे हैं? लॉस को बचा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, लॉस बचेगा तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे। लॉस में पैसा दे दोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? आएगा क्या? तो हेजिंग का पर्पस क्या है? लॉस को बचाना, प्रॉफिट करना नहीं। अब जब कभी भी लॉस बच जाता है तो प्रॉफिट की शुरुआत होती है। अब यहां पर आपने क्या किया? अपने लॉस को बचा लिया। अब बचा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि ये 100 रुपए का शेयर 80 रुपए से और नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब यहां पर मान लेते हैं कि आपकी कॉस्ट क्या आ गई हेजिंग के बाद? 80 रुपीज। अब अगले 5 दिनों में ये 90 रुपीज चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट जहां पर पहले 100 रुपए के ऊपर होता, अब 80 रुपए के ऊपर होने लग गया। ये दूसरा फायदा हुआ हेजिंग का, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गई आपकी, एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल है ना। और ये क्यों किया आपने पता है? ये किया आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए। यानी कि हेजिंग क्यों की जाती है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? और वन मोर थिंग, हम इस पे स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे बड़ा पैसा बनाने के लिए आप लोग काम करते हो। आपने कहानियां सुनी हुई है ना कि किसी ने 10 रुपए लगाए थे, वो 10,000 रुपए हो गए। अदानी का शेयर जब 40% गिरा, ऐसी कहानियां सुनी है ना मार्केट में। वो ऑप्शन की तो होती हैं, ऑप्शन की होती हैं, पर वो लॉटरियां लगती किसकी हैं? बताइए, चलिए बताइए, सब लोग बताइए, किसकी लॉटरियां लगती हैं? कभी मेट्रो में ट्रैवल किया है? तो मेट्रो में कभी पी कार पे ट्रैवल किया है? सीट मिल जाती है? नहीं मिलती। तो किसको मिलती है सीट? किसी को नहीं मिलती। तो किसको मिलेगी सीट? शाबाश। नहीं, अभी भी नहीं, तूने सही जवाब दिया, मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी सी भी कर गई। जो वेट करता है। अब समझो, ये जो खेल है ना, ये किस्मत का है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा किस्मत कुछ नहीं होती है, पर किस्मत है केवल 5%। 5% किस्मत है, 80% पेशेंस है, और 15% आपकी लर्निंग है। जो अभी आप सीख रहे हो ये आपकी लाइफ में केवल 15% ही काम करेगा। 5% आपका लक और 80% आपका पेशेंस, ये काम करेगा। पर ध्यान रखना, ये जो 15% है ना, इसके बिना ना तो ये 80% काम करेगा और ना ही तुम्हारा 5% काम करेगा। इसको 100% करने के लिए तुमने क्या करना है? ये बेसिक है, यानी बेस है लर्निंग। अब सवाल मैं ये क्यों कर रहा था आपसे? इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो पैसा बनता है ना, वो उन लोगों का बनता है जो मार्केट में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक्टिवली स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। क्योंकि उन्हीं के सामने वो न्यूज आती है और उन्हीं को पोजीशन लेने का मौका मिलता है। नहीं तो तुम्हारे दोस्त तो बोलते हैं कि भाई देखा वो 3:30 बजे क्या हुआ, आज मैंने न्यूज देखी थी 3:30 बजे किसी की लॉटरी लग गई। अब वो तुम क्यों नहीं थे लॉटरी वाले? क्योंकि तुम उस वक्त अवेलेबल नहीं थे अपने सिस्टम पर। सोचो अगर होते तो तुम भी पोजीशन ले रहे होते, पर पोजीशन लेते कहां पर और किस में लेते? कॉल में लेते, पुट में लेते? ये तो तुम्हारी नॉलेज ही बताती तुम्हें। तो नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और फिर उसके बाद तुम्हारी मेहनत। जो तुम 9 बजे से 3:30 बजे तक वेट कर रहे हो कि अब मेरा नंबर आएगा, तो वो नंबर लगाने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद किस्मत की बात आ जाती है कि जब आपने ट्रेड लिया तो आपके अकाउंट में पैसा भी था, ये है किस्मत। या आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, या पापा ने भेज दिए पैसे, या जो भी XYZ पैसे आ गए कहीं से, तो वो आपकी किस्मत है कि जब वो ट्रेड था तो आपकी किस्मत है। नहीं तो आपने कई लोगों को सुना होगा वो पैसे बर्बाद कर देते हैं जब मौका आता है।
और बोलते हैं यार हमने तो पिछले साल ना पता है 20 लाख का नुकसान कर दिया, अगर वो 20 लाख रुपए हमारे पास होते हैं ना तो आज हम 20 करोड़ रुपए बना लेते। भाई ऐसे लोग मैंने बहुत सुने हैं। देखो मेरा तो काम ही यही है लोगों से मिलना, लोग मुझे बताते हैं अपना दुख दर्द बताते हैं, तो यही बताते हैं कि सर पिछले साल ना हमने इतना लॉस कर लिया और अगर हम पहले पढ़ लेते या सीख लेते तो शायद हम पैसा भी कमा लेते, क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए मार्केट में। मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की मिल रही है तो तुम चाहकर भी कब नहीं खरीद पाओगे उसको, जब पैसा नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यही तो किस्मत है। वो पुरानी कहावत सुनी है तुमने कि एक दादी अम्मा थी ना, तो जब उनके दांत थे तो उनके पास खाने के लिए चने नहीं थे, एंड जब चने आए तो दांत चले गए। तो ह्यूमन लाइफ का भी यही सिस्टम होता है कि जब तुम उतने सक्षम हो जाओगे पैसे कमाने में तो पैसा नहीं होता हाथ में लगाने के लिए। तो इसलिए समझदारी दिखाओ और सबसे पहले क्या है, सीखो, सीखने के बाद प्रैक्टिस करो और पैसों को बर्बाद मत करो। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा। बाकी देखो तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो, मैं तुम्हें क्या ही समझा सकता हूँ, पर ये तो जरूर मैं बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए जरा, यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछिए। ये स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन की कहानी अभी सुनाई गई थी कि 1 रुपए का 100 रुपए जहां पे बनता है तो वो स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा लिखा ठीक नहीं है वो। ठीक है, तो स्पेकुलेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, और स्पेकुलेशन किस में की जाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में की जाती है, उसी को हम स्पेकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये सबको समझ में आ गया।